नमस्कार छात्रों। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्रों को संबोधित करते हुए और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो उनको असाइनमेंट में प्रश्न दिए गए हैं, अगस्त कांट के प्रत्यक्षवाद की चर्चा करेंगे आज हम लोग, और थोड़ा कांट के बारे में और प्रत्यक्षवाद की थ्योरी अकॉर्डिंग टू कांट क्या कहते हैं, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कांटे थे। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्षवाद की जो थ्योरी है, प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है, उसके भी जनक अगस्त कांटे महोदय हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं उनके बारे में आप लोगों को बता दूं कि पहले तो उनका बायोग्राफिकल स्केच और राइटिंग जो है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में और कब उनको या इस दुनिया से गुजर गए, उस समय का समय क्या था आपको मैं बता दूं। उनका जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस में हुआ था। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 को फ्रांस में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 5 सितंबर 1857 को हुई थी। अब ये आप थोड़ा डेट देख लीजिएगा, इसी डेट में से एक चीज और निकल करके सामने आती है, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों और हिस्ट्री के बच्चों को भी इसकी थोड़ी वो लग जाएगी, क्योंकि ये 1857 जो है इस समय हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति भी हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली क्रांति जो है 1857 में हुई थी। तो ये तो हालांकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है बातें मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इनका जो मृत्यु है वो 5 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, अब कांट महोदय को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और प्रत्यक्षवाद का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद शब्द और समाजशास्त्र शब्द ये कब इन्होंने दिया और उस समय का समय क्या था। तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले अगस्त कांटे ने समाजशास्त्र शब्द को 1838 में दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न निकल करके सामने आता है कि 1838 में जब उन्होंने समाजशास्त्र शब्द को दिया था तो इससे पहले वो उस विषय को या इस चीज को, इस विषय वस्तु को किस नाम से संबोधित करते थे। तो इस जानकारी को मैं आपको बता दूं इसके लिए कि उससे पहले इसी विषय को ये सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स के नाम से ये संबोधित करते थे। 1838 में सोशल फिजिक्स के स्थान पर इन्होंने समाजशास्त्र शब्द को दिया, यानी समाजशास्त्र शब्द की रचना की। ठीक है, अब बात आती है इनके प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को। तो प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को मैं बता दूं आपको, 1830 में इनकी एक बहुत ही प्रख्यात पुस्तक आई थी, बुक थी इनकी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, इसी पुस्तक में, इसी बुक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद शब्द को दिया था। और ये जानकारी रखिएगा कि ये 6 वॉल्यूमों में ये किताब प्रदर्शित हुई थी या प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1851 से 1854 के बीच में इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये 4 वॉल्यूम में थी। ठीक है, ये बात हुई अगस्त कांटे की। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की। ठीक है, तो कांट महोदय ने यह कहा है कि प्रत्यक्षवाद का जो उन्होंने अर्थ निकाला वो इन्होंने वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक है। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को कांट महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सिद्धांत पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। ठीक है, अब आगे की चर्चा इस तरीके से हम करते हैं कि जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, अब आप यहां से समझने के, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिएगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे एक विचारधारा के रूप में प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में या कांट महोदय के ही सिद्धांत में या उन्हीं के विचारधाराओं से जब हम एक बात करते हैं कि जो हमारा होल यूनिवर्स है, समग्र ब्रह्मांड है, ये इसकी स्थिति क्या है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक अपरिवर्तनशील है, यानी अपरिवर्तनीय है। ठीक है, जो हमारा समग्र ब्रह्मांड है वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, और प्राकृतिक नियमों के द्वारा ये उसके व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है उससे। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद के अर्थ को सबसे पहले ऐसे समझिए
कि ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और वैज्ञानिक सिद्धांत इसलिए है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। ठीक है, अब इस सिद्धांत के पीछे जो विचार है उस विचार को प्रदर्शित करते हुए अगस्त कांटे ने ये कहा कि समग्र ब्रह्मांड जो है, होल यूनिवर्स जो है, वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है यानी कि उसमें किसी तरीके का परिवर्तन करना संभव नहीं है। ये प्राकृतिक नियमों यानी कि इनवेरिएबल नेचर्स ऑफ लॉ द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जब समग्र ब्रह्मांड जो है अपरिवर्तनीय है तो ये चलता कैसे है? तो ये चलता है प्राकृतिक नियमों के द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है। यानी कि जो लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि इनवेरिएबल नेचर ऑफ लॉ जो है, जो काम करता है, उसके द्वारा समग्र ब्रह्मांड या संपूर्ण पृथ्वी उस आधार पर चलती है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए आप अपने मन और मस्तिष्क में 2-3 चीजों को पहले तो बिल्कुल निकाल देना है। अब निकालना क्या है? धार्मिक और तात्विक। यहां एक चीज आप क्लियर स्पष्ट रखिएगा कि प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो न तो धार्मिक है न तो तात्विक है। ठीक है, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया गया है। और अब वो कैसे दिया गया है मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, धार्मिक जिसको थियोलॉजिकल और तात्विक जिसको मेटाफिजिकल कहते हैं, इस सिद्धांत में ये दोनों चीजें नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत में जो चीजें हैं वो क्या है? वैज्ञानिक विधियों के द्वारा इस सिद्धांत की रचना की गई है। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है उपकल्पना। उपकल्पना क्या होती है? ये व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के बारे में जो उसको उससे पहले परिचित होने से पहले जो उसके दिमाग में या उसके मन और मस्तिष्क में चीजें आती हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस पूरे सिद्धांत में उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का कोई स्थान नहीं होता है। हम इस सिद्धांत को समझने या समझाने में हाइपोथेसिस का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक है, अब बात आती है कि ये सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत की परिभाषा क्या है। तो इस चीजों पे जोर देते हुए या बताते हुए कांट महोदय कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर, ध्यान रखिएगा मैंने आप लोगों को समझने के लिए ये चीजें लिख भी दी हैं, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना अथवा ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। इस चीज पर तो अब इसको हम लोग अपने और भी स्पष्ट शब्दों में, जैसा कि मैंने नीचे लिखा था डॉक्टर विशेष, तो ये अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे समझने की कोशिश करिए कि छात्रों, अगर बाय द वे जैसे कोई व्यक्ति जहर खा करके, पॉइजन खा करके अगर मर जाता है, ठीक है, तो अब लास्ट डिसीजन तो यही निकला कि कोई व्यक्ति जहर खाया और मर गया, लेकिन हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में उसकी व्याख्या करने वाले लोग किस तरीके से उसको व्याख्यात करेंगे। ठीक है, जो मैंने इस सिद्धांत में कई चीजों को कहा था छात्रों कि इन चीजों को आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा, जैसे धार्मिक, तात्विक और हाइपोथेसिस, यानी कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और उपकल्पना। उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जो मैंने वो बात कही थी कि इन चीजों को कैसे इग्नोर करना है, दरकिनार करना है, तभी आप इस सिद्धांत को पूरी तरीके से समझ सकते हैं, तभी ये सिद्ध हो पाएगा कि ये किस तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। यानी निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। अब वो कैसे प्रूफ करते हैं हम इसको ये बताते हैं कि अब जैसे कोई व्यक्ति अगर पॉइजन खा करके मर गया, ठीक है, तो लास्ट तो डिसीजन यही निकला कि फला व्यक्ति मर गया है, जहर खा के मर गया है। लेकिन जब हम धार्मिक व्यक्ति से इस चीजों पर चर्चा करेंगे, तात्विक चीजों, तात्विक आधार पे जीने वाले व्यक्ति उस चीज की चर्चा करेंगे, या हम किसी अन्य अर्थशास्त्री या राजनीति शास्त्री या ये तमाम तरीके के लोगों से जब उस चीज पे चर्चा करेंगे तो लोग अपनी अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर बताएंगे।
जैसे धार्मिक व्यक्ति ये कह सकता है कि मिलन और विक्षोभ यही संसार का नियम है, इतने दिन तक ही यह व्यक्ति इस समाज में और दुनिया में आया था, अब प्रभु ने इसे उठा लिया। ठीक है। तात्विक आदमी हो सकता है कि कुछ इसी तरीके की बात करे कि इसकी यह लीला समाप्त हो गई थी, ये तमाम चीजों से ग्रसित था। ठीक है। हो सकता है कुछ सोशल साइंटिस्ट टाइप के जो हमारे समाज में घूमते रहते हैं वो कहे कि ये बहुत ज्यादा गरीबी में था इसलिए इसने ऐसा किया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तमाम समस्याएं थी इसलिए। लेकिन ये क्या है, ये सब एक उटकल पंजू सिद्धांत है और एक उटकल पंजू जो है वो कथन है, असली बात ये नहीं है। अब इसकी असली चर्चा, आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि इस तरीके की जो भी मौतें होती हैं उस पर पोस्टमार्टम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसकी एक्चुअल स्थिति उसमें से निकाल करके सामने आए। तो अब यहाँ पे इस चीज की खोज कौन करेगा? एक चिकित्सक करेगा, एक डॉक्टर करेगा। अब वो डॉक्टर उस पोस्टमार्टम के थ्रू ये बताने की कोशिश करेगा कि इसने कितने मात्रा में पॉइजन खाया, जहर खाया, और ये जहर इसके शरीर में गया और इसकी तमाम तंत्रिकाओं को इसने नुकसान पहुंचाया या डेड कर दिया और लास्ट स्टेज में इसकी मौत हुई। ठीक है। अब आपके सामने ये सारी बातें एक साथ रख दी जाए तो आप सबसे ज्यादा किस चीज पर यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस चिकित्सक, उस डॉक्टर की बात पर भरोसा करेंगे। क्यों? क्योंकि वह यहाँ पे एक वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहा है। और वैज्ञानिक की भूमिका क्यों निभा रहा है? क्योंकि वह उस चीज का स्पेशलिस्ट है। ठीक है। वो उन चीजों का जानकार है। उसने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने में सारे वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया। इसीलिए कांट महोदय कहते हैं कि किसी भी सामाजिक घटना को या प्राकृतिक घटना को समझना है तो हम ऐसे ही उसको नहीं समझ सकते, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर उस घटना को समझते हैं और उसकी विशेष या मूल चीजों को जब जड़ से निकाल करके सामने रखते हैं, प्रस्तुत रखते हैं, यही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है। आगे चल करके इस पर कांट महोदय ने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, इनकी जो विशेषताएं थी उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीजों को नोट करिएगा और अपने असाइनमेंट में तैयार करिएगा। थैंक यू।